नमस्कार, डीडी बिहार के अपने कार्यक्रम में मैं अर्पिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बिहार बिहान में हम आपकी मुलाकात दो ऐसे खास मेहमानों से करवाएंगे जिनकी बातचीत से न सिर्फ आप अलग अलग फील्ड के बारे में जानेंगे बल्कि आप यकीन करेंगे कि वाकई में इंसानियत जिंदा है। कैसे एक डॉक्टर समाज सेवी बन गए, कैसे एक महिला जिन्होंने सपना देखा कि उन्हें जीवन में कुछ बुलंदियों को पाना है और अपने सपने के पीछे वो ऐसे आगे बढ़ी कि अपने क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल कर चुकी हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। जी हाँ, स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, जिसमें है डॉक्टर अभिषेक रंजन जो कि चिकित्सक हैं और समाज सेवी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं सुकृति जी जो कि शाखा प्रबंधक है भारतीय स्टेट बैंक पटना में। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आप दोनों ना सिर्फ हमारे खास मेहमान हैं बल्कि आप दोनों जीवन साथी भी हैं। इस रूप में भी हमारे तमाम दर्शक जो साथ में वर्किंग होंगे उनके लिए कई चैलेंजेस भी होंगे, तो आप दोनों से वो भी हम मोटिवेशन ज़रूर लेंगे। तो सबसे पहले हम चूंकि चिकित्सा क्षेत्र ऐसा है जहां हेल्थ पर पहले बात कर लेते हैं, क्यों डॉक्टर साहब? जी, बहुत ज़रूरी तो है। चलिए शुरुआत में सबसे पहले यही जान लेते हैं कि आपने इस फील्ड को क्यों चुना, मतलब ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई आपकी? जर्नी शुरू हुई जब मैं एक छोटा बालक था, तो उस समय जब जहाँ मैं रहता था प्रवास के दौरान गांव जाता था, तो गांव में बहुत सारे ऐसे बूढ़े बुजुर्ग बीमार रहते थे जिनको इलाज के समय जब वो इलाज करते थे और वो जो डॉक्टर्स इलाज करते थे वो जब गांव में कभी आते थे, इतनी कद्र उनकी होती थी, इतना रेस्पेक्ट उनको होता था और साथ साथ जो बुज़ुर्ग बीमार थे उनकी बीमारियां दूर होती थी, उनको इतना सुकून और सुख मिलता था। दूसरी बात की जो एक रेस्पेक्ट उन डॉक्टर्स को मिला जिनको देख देख के मैं पला बड़ा हुआ, वो रेस्पेक्ट मैं किसी और प्रोफेशन में अपने बचपन में नहीं देख पाया था, क्योंकि मैं जहाँ रहता था पटना में प्रवास जब था तो वहाँ पर नीचे ही नर्सिंग होम था और उसके ऊपर मेरा प्रवास होता था। तो इससे बहुत बार मैंने इतने करीब से उस ज़िंदगी को देखा कि इतना त्याग और इतना समर्पण के बाद इतना सम्मान जो मिलता है, इस वजह से मैंने बचपन से ही ये एक सपना देखा था कि मैं चिकित्सक बनकर लोगों की सेवा कर सकूं। ठीक है आपने, और वैसे भी कहते भी हैं कि जो डॉक्टर होते हैं, जो चिकित्सक होते हैं, किसी भगवान से कम नहीं होते हैं। कड़ी मेहनत करके ये हमें जीवन दान देते हैं और इसीलिए शायद इस भाव से आप प्रेरित हुए और आगे बढ़ते गए। मैम से भी बात करते हैं क्योंकि आपकी जर्नी बैंकिंग सेक्टर में, देखिए आमतौर पर हम लड़कियों को नहीं देखते हैं कि उनका सपना होता है कि हमें बैंकिंग क्षेत्र में जाना है या आर्थिक क्षेत्र में कदम बढ़ाने हैं। तो आप अपने दौर में कैसे मोटिवेट हुई, इस यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई मैम? देखिए, आज के दौर में फाइनेंशियल लिटरेसी मेरे ख्याल से सारी महिलाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है और हम लोग इसका शुरुआत तो बहुत बचपन से ही शुरू कर देते हैं। जब हम थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर उसको एक डिपॉजिट की तरह बचाने की प्रवृत्ति बचपन से ही हमारे में डाली जाती है। इसी क्रम में अगर आप इस चीज़ को एज अ करियर प्रोग्रेशन आप अगर ऑप्ट करती हैं तो ये आगे चल के आपके फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल लिटरेसी का बहुत बड़ा सबब बनती है और इसी से प्रेरित होकर मैंने बैंक की जर्नी को शुरुआत की थी। बिल्कुल, मतलब कैसे पैसे का सही इस्तेमाल किया जाए, इस थॉट ने आपको बैंकिंग में ला दिया है। जी बिल्कुल, क्या बात है सर। आपने पर्टिकुलर डॉक्टर बनते वक्त जो फील्ड चुनी है, डायबिटीज़ को आपने, मधुमेह को सिलेक्ट किया है और श्वास से संबंधित रोग, फेफड़ों से संबंधित रोगों का जो आपने चुनाव किया है, इनके इलाज के बारे में जो आप आज तमाम लोगों को सेवाएँ दे रहे हैं, तो ये फील्ड आपने क्यों चुनी? देखिए, इसके दोनों के अलग अलग एस्पेक्ट हैं। पहले अगर मैं बात करूं अस्थमा की या बात करें आप चेस्ट की, तो जिसमें मुख्यतः एलर्जी से जुड़ी अन्य फेफड़े से युक्त बीमारियां आती हैं, तो मैं खुद एक एलर्जी का पेशेंट हूँ, एज़मेटिक भी हूँ। तो इसमें मैंने महसूस किया कि वो घुटन, वो पीड़ा क्या होती है जब एक एलर्जी के पेशेंट को तेज़ एज़मा अटैक आता है। आपको लगता है कि आपका गला कोई घोट रहा हो सेवरल सेकंड्स तक, कई सेकंड तक, और वो जो एहसास, वो जो पीड़ा मुझे एलर्जी के अटैक्स के दौरान बचपन में या युवावस्था में आती थी, तो मैंने महसूस किया कि अगर इस अवस्था से मैं महसूस कर रहा हूँ तो वो बेचारे पेशेंट्स को लाखों करोड़ों में जो दुनिया में होंगे क्या महसूस करते होंगे। तो मैंने उस पीड़ा, उस दर्द के लिए पसंद किया कि ये चीज़ में मैं जाऊँ और इसमें बहुत अच्छा स्कोप भी होता है। जितना ज़्यादा आपको एयर पॉल्यूशन है, हम ऐसे अनगिनत करोड़ों पेशेंट्स की मदद कर सकते हैं जो इस पॉल्यूशन से आए दिन छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग पीड़ित हो रहे हैं।
ये तो आपको फेफड़ों की बात हुई। अगर हम बात करें डायबिटीज़ की, तो मेरा शुरू से एक रिसर्च ओरिएंटेड माइंड रहा है, जो मैं बचपन से देखता हूँ, और चीज़ों के पीछे के पर्दे के पीछे की हकीकत जानने का एक एटीट्यूड रहा। तो मैंने महसूस किया कि डायबिटीज़ एक सिंड्रोम है, बीमारी नहीं है एक सिंगल। इसमें हर अंग प्रभावित होता है, और सारे अंगों में जब प्रभाव शुरू होता है तो पेशेंट जानते तक नहीं है कि हमारे अंग खराब हो रहे हैं या उनको नुकसान हो रहा है। वो बस शुगर की टेस्ट कराकर सोचते हैं कि शुगर हमारा ठीक है, तो कुछ और दिक्कत नहीं हो रहा। और यही रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ें जो एक डायबिटीज़ के पेशेंट को जीवन हानि से बचाने के लिए काम कर सकती हैं, तो मैंने डायबिटीज़ का फील्ड चुना ताकि उनकी मदद कर सकूं। पर्टिकुलर आप काफ़ी पहले अवेयर थे और आपको पता था कि आप इस क्षेत्र का चुनाव कर रहे हैं, तो इसके पीछे आपका बड़ा मकसद है और शायद इसीलिए आप समाज सेवा में आगे बढ़ें ताकि लोगों को वो सुविधाएं जो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं आप आसानी से पहुंचा पाएँ। बहुत अच्छे से आपने अपनी यात्रा के बारे में बताया, मेरी दिलचस्पी बढ़ गई है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि मैम से भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। मैम मुझे काफ़ी मोटिवेट कर रही हैं, क्योंकि एक महिला के रूप में काम करना कई बार हम देखते हैं हमारे समाज में मुश्किल हो जाता है। मैम जब आप घर से निकलती हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो कई रुकावटें भी आती होंगी, क्या संघर्ष देखा? बिल्कुल, चैलेंजेस तो हर फील्ड में होती है, लेकिन क्योंकि हम महिला हैं तो हमें करियर के साथ साथ अपनी फैमिली को भी प्रायोरिटी देना होता है, और उस सिचुएशन में दोनों चीज़ को साथ में लेकर चलना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है महिला होते। मैं खुद 2 बच्चों की माँ हूँ, तो उस फ्रंट पे थोड़ा सा तकलीफ होता है, क्योंकि आपको अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करके चलना है, साथ ही आपको अपने बच्चों के करियर को देखते हुए काम करना है। लेकिन इस जर्नी में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपका जीवन साथी आपको हर फील्ड में सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल रहे, तो ये आपको काफ़ी आगे आपके करियर के लिए और मोटिवेशन देता है कि आप आगे बढ़ सके, ताकि आपका दोनों चीज़ मैनेज हो रहा है। मतलब फैमिली का सपोर्ट ज़रूरी बिल्कुल, है। बिल्कुल। हर वो औरत जो आगे अपने करियर में कुछ करना चाहती है, उसके लिए फैमिली के सपोर्ट की तो बहुत ज़रूरत है। बहुत खूब मैम आपने कहा। देखिए आप दोनों की जर्नी कहीं ना कहीं ये बता रही है कि एक दूसरे को आप लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, अपने अपने फील्ड में भी अच्छा काम कर रहे हैं, और इसीलिए आप लोग यहाँ तक पहुँचे भी। हमें ज़रूर इनसे सीखना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे, थोड़ा क्लू समझेंगे कि कैसे आप लोग मेंटेन करते हैं। लेकिन सर मुझे आपके बारे में जानकारी है कि आपने पहले एम्स में भी काम किया है, काफ़ी प्रतिष्ठित संस्थान माना जाता है, लोगों का भरोसा है एम्स में, काफ़ी अच्छा इलाज भी मिलता है हमें। तो यहाँ का जो वर्क स्टाइल है, जो यहाँ की फैसिलिटीज़ हैं, क्या एक्सपीरियंस आपका रहा है? ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड वर्क्स होते हैं, क्योंकि अभी इंडिया में रिसर्च का बहुत बड़ा स्कोप है और धीरे धीरे जागरूकता भी बढ़ी है, और जो इतना सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूट है जहाँ पर वैसे केसेस आते हैं जो केसेस लास्ट एंड पर होते हैं, या उनकी बीमारियाँ जो हैं इस कदर हो जाती हैं कि रेफरल केसेस ही आते हैं, उन केसेस की गुत्थी को सुलझाना, कुछ नया उनको करके देना, जिनमें उम्मीद भी नहीं, उनके अंदर उम्मीद भरना, और उन जीवन हानि से सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को हर साल बचाना, ये अपने आप में एम्स है। और इस वजह से मैंने इस जर्नी के दौरान जो सीखा, मुझे लगता है वो जो वर्ष मैंने एम्स में बिताए, वो वर्ष मेरे आजीवन ज़िंदगी के सबसे अच्छे और सबसे ज़्यादा अनुभव देने वाले वर्ष थे। और उसका ही मुझे लाभ हुआ कि मैं जब स्वास्थ्य क्रांति के तहत ग्रामीण कैंप करता हूँ और निःशुल्क लोगों को सेवाएं देता हूँ, तो उसमें वो तजुर्बा और वो जो मेरा ज्ञान था, वो एक व्यापक जनहित के लिए काम कर पा रहा है। लोगों से कनेक्ट करने का माध्यम भी बना जो आपने एम्स में सीखा जी। और ह्यूमैनिटी का लगता है एक अच्छा एक पाठ पढ़ाया जाता है और उसको सही से लागू कैसे करना है वो सिखाया जाता है, और हमें भी थोड़ा ज़रूर इस तरफ बढ़ना चाहिए। मैम ह्यूमैनिटी की जब बात आती है तो हम देखते हैं कि हमारी सरकारें भी काफ़ी प्रयासरत हैं और महिलाओं को लेकर, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। जी बिल्कुल। बैंक के ज़रिए भी हमने देखा है कि बहुत सारी योजनाएं जो सरकार चलाती है, तो पर्टिकुलर कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका प्रभाव आप देखती हैं कि काफ़ी हुआ है समाज में और ख़ास तौर पर महिलाओं के जीवन में? अगर इन सब योजनाओं की बात की जाए तो मुझे लगता है कि स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक एक अग्रिम बैंक रहा है शुरू से सारे सरकारी योजनाओं को प्रेषित और प्रेरित करने के लिए। इन सब कुछ जो बेसिक योजनाएं हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगी, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना जो कि छोटी बच्चियों के नाम पर सरकार ने शुरू किया था। उसके अलावा भी आपके पास
हमारे पास जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा योजना है, हमारे पास सिर्फ महिला लोगों के लिए स्टैंड अप इंडिया लोन्स हैं जो कि महिलाओं को पुरुषों से कदम से कदम मिलाकर अपने एक रोजगार को अपनाने की दिशा में देता हुआ एक अच्छा कदम है। ये सरकार का ऐसा एक स्कीम है जिसमें हम और महिलाओं को प्रेरित करते हैं कि वो सामने आए और अपने लिए कोई भी रोजगार की जो भी उनके पास उन्नति का ये माध्यम है उसको चुने। उसी तरह बहुत सारी ऐसे स्कीम हैं जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी जो गरीब तबके के लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल हैं, जैसे जन धन योजना हुआ, सुरक्षा बीमा योजना। कुछ लोगों को तो जैसे गरीब लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि कम से कम खर्च करके वो किस तरह अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उन सब दिशा में ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन सब चीज़ों के लिए जागरूक बनाना है ताकि वो लोग जो बहुत ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर से अभी नहीं जुड़ पाए हैं या नहीं जुड़ पाते हैं क्योंकि उनको उस तरह का ज्ञान नहीं है या नॉलेज नहीं है, उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही मतलब लाभदायक रहेगी आने वाले फ्यूचर के लिए। बिल्कुल ठीक आपने, बहुत सारे लोग बहुत सारी योजनाओं के बारे में अभी भी अवेयर नहीं है। आप लोग बैंकिंग सेक्टर में हैं तो आप लोगों की भी कुछ योजनाएं चलती होंगी कि लोगों को स्कीम के बारे में बताया जाए। जी बिल्कुल, हम लोग कोशिश करते हैं कि हर वो नया खाता जो हम लोग खोलते हैं किसी भी किसी भी तबके का वो आदमी हो या पुरुष हो, हम लोग उनको ये ज़रूर कोशिश करते हैं कि कम से कम जो बेसिक सी दो चीज़ें हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये बहुत छोटा अमाउंट होता है लेकिन इससे एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य ये हो सकता है कि एक गरीब आदमी जिसको इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है, उनका लाइफ किस तरह से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बार हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं कि उनके पास ना तो किसी प्रकार का इंश्योरेंस होता है, ना किसी तरह का अपने वो सिंगल कमाने वाले पुरुष होते हैं अपने घर के और उनको अपने प्रति कोई भी ऐसी दायित्व का अंदाज़ा नहीं होता है कि उनके बाद उनके परिवार का भरण पोषण वो किस तरह से कर सकेंगे। उन सब समय में ये जो प्रधानमंत्री की कुछ बेसिक स्कीम्स है ये बहुत काम आती है और हमारे पास सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें खाता खोलते समय वो मात्र 12 रुपए से उन्होंने जब उस समय डाला था और कभी ऐसा कुछ अनहोनी घटना उनके साथ हो जाती है तो सरकार आगे बढ़कर उनको वो 2 लाख और 4 लाख की राशि उनको प्रोवाइड करती है। तो वो सब चीज़ें हैं जो उनके लिए काफ़ी लाभदायक है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको उनको बताना है। इसके लिए स्टेट बैंक ने हज़ारों CSPs खोल रखे हैं छोटे छोटे शहरों में, गाँव में, जहाँ पे लोग बैंकिंग तक नहीं पहुँच सकते हैं, वो काफ़ी दूर हैं, गाँव से जुड़े हुए हैं। हर छोटे कस्बे, हर छोटे गाँव में स्टेट बैंक के सैकड़ों CSPs हैं जिसमें आप सिर्फ अपने आधार एनरोलमेंट से जाकर और अपना खाता खुलवा सकते हैं। जनधन खाता और जनधन खाता खुलवाने के साथ आप ये सारी चीज़ों का, सारी स्कीम्स का लाभ उठा सकते हैं। क्या बात है, आप कह रही हैं कि आप सीधे जाइए बैंकों के पास और एक खाता खुलवाने के साथ कई योजनाओं की जानकारी उनको वहां दी जाती है। ये बहुत अच्छी पहल है और इसीलिए कुछ आपने बताया कि रोचक कहानियां भी आपके पास हैं। क्या आपने ऐसी कुछ कहानियां देखी हैं जहां महिलाओं ने सोचा हो कि कुछ लोन वगैरह लेते हैं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं और वो सक्षम भी हुई हो? इन सारी कहानियों का सबसे जीता जाता एग्जाम्पल मुझे लगता है जीविका आप सबने, हम सबने सुना होगा, महिला हाट वगैरह जो होता है। किसान चाची के बारे में आपने सुना है। किसान चाची जो है वो एक ऐसी ही हमारी पहल है जो जीविका समूह को जो स्टेट बैंक या अन्य सरकारी जो मदद हम लोग प्रोवाइड करते हैं उससे आए हुए, मतलब एक वर्ग की महिलाएं जो आपस में एकजुट होकर सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से एक छोटा सा रोजगार शुरू करती हैं और धीरे धीरे उस रोजगार को हमने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे देखा जिसका जीता जाता एग्जाम्पल है किसान चाची। तो मुझे लगता है हमें इस माध्यम से और भी महिलाओं जो अपने दम पे कुछ करना चाहती हैं, जिनके अंदर कोई भी हुनर हो, उनसे इस चीज़ का आग्रह करना चाहूँगी कि वो और बढ़ चढ़ के आगे आएँ और बैंक हमेशा आपके लिए खड़ा है आपको आगे बढ़ने में मदद करने के लिए। और हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जो आपको जैसी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से आपको हम लोग ज़रूर प्रदान कर पाएंगे। बहुत खूब। जो महिलाएं रोज़गार करना चाहती हैं, देखिए बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ लेकर आप अपना रोज़गार खुद का शुरू कर सकती हैं और आर्थिक रूप से सक्षम भी बन सकती हैं। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि हमारे देश में काफ़ी मामले बढ़ चुके हैं डायबिटीज़ के और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां भी काफ़ी तेज़ी से फैल रही हैं। तो आप क्या कारण मानते हैं, रीज़न क्या है इसका? सबसे पहला रीज़न जो है वो है जीवन शैली में बदलाव। क्योंकि जीवन शैली जो अभी हो गई है वो बिल्कुल स्थायित्व की तरफ नहीं है। हमारा खान पान बिल्कुल निर्धारित नहीं होता, कोई डेली रूटीन या डिसिप्लिन नहीं है, कितने बजे खाना चाहिए और कितने गैप के बाद रेगुलर इंटरवल पे स्मॉल मील लेना है। दूसरी बात एक्सरसाइजेस की कमी,
हम योग से बहुत दूर हैं, हम रोज़ टहलने से बहुत दूर हैं और हम बहाना देते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता। इस वजह से ये इन दोनों का व्यापक प्रभाव दोनों बीमारियों पे है, मैंने इसलिए आपको पहले बताया। अब आते हैं बात डायबिटीज़ की करते हैं। तो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसकी शुरुआत होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस से। कारण है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस में मतलब ये मैं सिंपल भाषा में बताऊं कि जो आपका इंसुलिन है वो आपके शरीर के ग्लूकोज को आपके सेल्स कोशिकाओं के अंदर नहीं पहुंचा पाता, उसकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है और वो कम काम करता है। इसके लिए डायबिटीज़ टाइप 2 शुरू ही होता है इस वजह से। अब इसमें सेंट्रल ओबेसिटी बहुत मायने रखती है। अगर मैं छोटे से स्तर पे सिंपल भाषा में बताऊं तो पेट और पेट के आसपास की जो चर्बी है वो बॉडी के अन्य चर्बी से अलग काम करती है और इसका प्रभाव इंसुलिन को कम काम करने में सबसे ज़्यादा होता है। इसी वजह से हमारे देश में जो सेंट्रल ओबेसिटी है, तोंद का निकलना, हाथ पैर का पतला होना, मसल्स का कमज़ोर होना और ज़्यादातर मोटापा के शिकार लोगों में इधर बहुत ज़्यादा बढ़ा है और डायबिटीज़ के कैपिटल के रूप में अभी निकल रहा है हमारा देश, जो भारतीय उपमहाद्वीप है अगर बात करें, जो कि पहले यूरोप और अमेरिकन में ज़्यादा पाया जाता था डायबिटीज़, अचानक से ये गत 10 वर्षों में 15 वर्षों में बहुत तेज़ी से बढ़ा है और इसका कारण जीवन शैली और खान पान है। एयर पॉल्यूशन की जब बात करें, इस पॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है फेफड़ों के ऊपर और एक व्यापक वैश्विक फेनोमेनन बना है कि अचानक से मोर सो आफ्टर कोविड, कोरोना के बाद हमारी इम्यूनिटी जो थी या जो फेफड़ों की हालत है, अभी आप बैठे हो, अगर आपको कोविड हुआ हो, मेरे को जानकारी नहीं, मुझे तो कोविड हुआ था, तो उसके बाद कहीं ना कहीं हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारे जो फेफड़े हैं वो उस अवस्था में नहीं है जिस अवस्था में कोविड के पहले थे और इसका ही प्रभाव पड़ा है कि इम्यूनिटी घटती गई, पॉल्यूशन बढ़ता गया और इसके हर 10 में से 4 से 5 रोगी कहीं ना कहीं छोटे या बड़े एलर्जी और दम फूलने की शिकायत और श्वास बीमारी से पीड़ित है। तो ये दोनों ही एक बहुत बड़े चैलेंज के रूप में आए हैं और दोनों का निदान सिर्फ दवाइयाँ नहीं, जीवन शैली है और उचित खान पान भी है। डॉक्टर साहब, हम बहुत सारे लोगों को ये कहते सुनते हैं कि चाय में ज़्यादा चीनी मत लो, नहीं तो डायबिटीज़ हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा। मतलब हर बीमारी को लेकर गलतफहमियां हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, उनको कैसे आप दूर करेंगे? अब देखिए, शुगर की अगर बात करें तो शुगर जो आप बोल रहे थे, ये एक हमारे को लेने में चीनी के माध्यम से आता है या मिठाइयों के माध्यम से, चॉकलेट्स इत्यादि के माध्यम से आता है। अब कई सारे ऐसे आपने केसेस अपने आसपास के देखो जो रोज़ खूब मीठा खाते हैं, उनको डायबिटीज़ नहीं होता और कई हैं जो बिल्कुल परहेज से रहते हैं, उनको भी होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें फैक्टर है ये है कि आप उस कैलोरीज़ को जो ले रहे हो कितना बर्न कर रहे हो, आप कितनी उसकी खपत कर रहे हो। क्योंकि हम लोग समझते हैं कि शुगर मतलब जो खाते हैं, एक्चुअल कैलोरीज़ जो आप लेते हो वो कितना खपत करते हो, कितना एक्टिव ऑफ लाइफ में, उससे पहले तो शुगर होने का रिस्क बढ़ता है। दूसरा, आपकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है, आपके मदर फादर को, माँ बाप को, भाई बहन को या आपके और भी जो पूर्वज रहे हैं उनमें क्या शुगर की समस्या रही है, तो अपने आप प्री डिस्पोज हो जाते हो डायबिटीज़ की तरफ। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपकी बॉडी की अंदर इनहेरेंट कैसी इम्यूनिटी है, आप कितना ज़्यादा अपने बॉडी पे ध्यान देते हो, आप क्या जीवन शैली में ध्यान दे रहे हो कि आपको सही रूटीन में रहना है। और ये तीनों चीज़ें जो हैं, क्या खाना नहीं खाना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं एक बड़े व्यापक तौर पे डायबिटीज़ की महामारी को बढ़ा रही हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि डायबिटीज़ का कारण यही है कि जीवन शैली हमारी अच्छी नहीं है और हम इस दौड़ भाग की ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो गए हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपका लाइफस्टाइल तो काफ़ी ज़्यादा व्यस्त होगा, शायद हमसे भी ज़्यादा व्यस्त होगा। फिर आप अपने आप को कैसे फिट रखते हैं? फिटनेस एक करने वाली चीज़ नहीं होती, फिटनेस एक आदत बननी चाहिए। ऐसा जैसा आपको प्यास लगती है, आप पानी पीते हो या आप नॉर्मल खाना खाते हो क्योंकि आपका लंच, आपका ब्रेकफास्ट, आपका डिनर है, तो फिटनेस के लिए आपको करवाना या करना नहीं पड़े, ये मोटिवेशन बॉडी के तरफ से नहीं आनी चाहिए, ये मोटिवेशन हैबिट के तौर पे डेवलप होनी चाहिए। तो ये हैबिट मेरे पास मैंने युवावस्था और जब बचपन से ही डेवलप की थी कि मैं स्पोर्ट्स में रहता था, फुटबॉल, सॉकर ये खेलता था, क्रिकेट इत्यादि, तो मेरे अंदर एक फिजिक के लिए था। इसके अलावा जब इतना ज़्यादा व्यस्तता हो गया कि मैं गेम्स नहीं खेल सकता, तो मैंने कोशिश करी कि मॉर्निंग में मैं 4:30 के अराउंड उठ जाता हूँ, 4:30 के आसपास, और उसके बाद का जो 2 घंटे का समय होता है उसमें योग हो गया, रोज 1 घंटे का कम से कम 5 से 7 किलोमीटर का तेज़ टहलना हो गया। जैसे पटना में बोटेनिकल गार्डन है, जो जू बोलते हैं, हम वहाँ टहलने के लिए मॉर्निंग जाते हैं रोज़।
और इसके साथ साथ जो खाना होता है उसको हमने विभाजित डिवाइड करके रखा है। मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस, सबसे ज़्यादा अच्छा पौष्टिक होना चाहिए और कोशिश ये करनी है उसमें जूस की मात्रा हो, फाइबर्स के लिए फ्रूट्स हो, नट्स हो जो रात में आप भिगो के रख सकते हो। और इसके साथ साथ दोपहर के खाने में आपको हल्का भोजन करना है, जिस भोजन में आपकी दही हो सकती है, अगर आपको कर्ड पसंद है। आप प्रोटीन के लिए दाल ले सकते हो जो मैं प्रेफर करता हूँ। चावल और रोटी को जनरली मैं बहुत लिमिटेड रखता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चपाती 2 रोटी आटे की बनी हुई खूब खाऊं तो, और राइस में एक छोटे से कटोरे में 100 ml का इतना। शाम होते होते फिर से भूख लगनी चाहिए, अगर नहीं लग रही तो भी आपको खाना है ताकि आपके लीवर में फैटी लीवर इत्यादि ना हो लंबे मील गैप से। तो इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि शाम में फ्रेश नट्स हो गए, या आजकल सीड्स आ रहे हैं अलग अलग, पंपकिन सीड्स आ रहा है, फ्लैक्स सीड्स हो रहा है, चिया सीड्स आ रहा है, इसमें फाइबर्स बहुत है और ये बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, उसका प्रयोग करता हूँ। और रात में मैं सबसे कम भोजन करता हूँ, कारण है कि रात का जो भोजन है ये फैट में जल्दी बदलता है, आप रात में खा करके जल्दी सोते हो। इसके साथ साथ एक छोटी सी टिप होती है कि खाने के बाद कमोबेश आधे घंटे के ब्रेक लेकर के आपको कुछ कदम टहलना चाहिए। 200 से 300 कदम भी आप टहलोगे तो इससे पाचन क्रिया के साथ साथ फैट का जो आपके अंदर एसिमिलेशन है ये भी कम होता है। तो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दोगे, कहीं ना कहीं योग करोगे जो मैं अपने लाइफस्टाइल में रोज़ करता हूँ, और साथ साथ मैं स्पिरिचुअलिस्टिक हूँ, मैं आध्यात्मिक होने का प्रयास कर रहा हूँ, और उस अध्यात्म से मेरा मेंटल स्ट्रेस बहुत बैलेंस्ड रहता है, क्योंकि मैं आज में जीना सीख रहा हूँ और सीख लिया हूँ। कल के लिए मैं फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होता। इस वजह से भी इमोशनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल और मेंटल, ये चारों हेल्थ जब रहती है तो फिर आपको एक अच्छा आपका फिटनेस मिलता है। करेक्ट आपने कहा कि हमें ना सिर्फ अपने बॉडी पर ध्यान देना है, अपने मन पर भी ध्यान देना है, और शायद तभी हम सही में महसूस कर पाएंगे कि हम अब हेल्थी हैं। मैम, आप कैसे अपने आप को मेंटेन रखती हैं? और वीमेंस के लिए थोड़ा टफ होता है, बच्चे भी देखने हैं, बिल्कुल, और घर बाहर सब कुछ मेंटेन करना है, लेकिन विमेन के लिए ही ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को फिट रखना, क्योंकि उनको जितनी ज़्यादा दिक्कतें शुरू हो जाती है अगर वो अपना ख्याल ना रखें। जैसा कि सर ने बोला, टहलना हमारा डेली रूटीन है। हम लोग कोशिश करते हैं कि सुबह का हम लोग 3 से 5 किलोमीटर ज़रूर टहलें। उसके बाद आप आए, उसके बाद आपका फल, सब्जियां, ये सारी चीज़ों की सेवन आप सही मात्रा में करें। आप कब कितना कैसा खाते हैं इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं सुबह, क्योंकि हम लोग सब महिलाएं हैं तो महिलाओं के लिए काफ़ी टफ है। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते होंगे, मेरी जैसी वर्किंग लेडी जिसको ऑफिस भी जाना है, स्कूल भी जाना है, लेकिन हमें इन सब चीज़ों के बीच अपना संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि सुबह का नाश्ता में मैं फल, सब्जियाँ, जूस, दोपहर का खाना मैं मिनिमम कोशिश करती हूँ कि सलाद और दही ज़्यादा खाऊं, और रात 7 बजते बजते डिनर करना, ये एकदम हमने अपने हैबिट में इनरोल कर दिया है। 7 o'clock आप डिनर कर लेती हैं? बिल्कुल, और जितना जल्दी आप खाना खाते हैं उतना जल्दी आपके लिए बॉडी को वो पचाना आसान होता है। और अगर आपको लंबा चलना है तो आपको ये हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना आज के ज़माने में ज़रूरी हो गया है। और देखिए, हमारे जितने भी दर्शक हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़्यादातर लोग लेट नाइट तक जगते हैं, बिल्कुल, और देर से खाना खाते हैं, सुबह भी जल्दी नाश्ता नहीं करते हैं, और खाने में भी हमें तेल वगैरह हम लोग ज़्यादा ले लेते हैं। लेकिन हमने देखा है वो समय हम लोग शायद भूल गए जब हम जो हमारे अनाज, मोटे अनाज होते थे। देखिए, वापस वो दौर आ रहा है, लोग बाजरा, ज्वार की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इन पर अगर हम थोड़ा फोकस करें तो शायद और हमारा जो हेल्थ है वो बेटर होगा। डॉक्टर साहब, ज़रूर हम देखते हैं कि लोग इतना मेंटेन रखते हैं खुद को, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, लेकिन आपने एक बात गौर की होगी, एज अ डॉक्टर आप ज़्यादा देखते होंगे, कुछ लोग जिम कर रहे हैं, या कुछ लोगों को आपने डांस करते हुए, रनिंग करते हुए देखा होगा, और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। क्यों होता है ऐसे, और उसका फेफड़ों से क्या लेना देना है? सबसे ज़रूरी बात यह है कि जैसा आपने बताया ना कि रनिंग करते हैं या जिम कर रहे हैं, उस समय जो आता है वो एक्चुअली कार्डियक अरेस्ट होता है। अब इसमें क्या है कि हार्ट अटैक को हम समझते हैं कि खून के नलियों के अंदर सूजन आकर ब्लॉकेज हो जाती है, और जिसका फल होता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया। तो वो एक अलग चीज़ है। यहाँ जो हो रहा है ये कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। कार्डियक अरेस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, आप सभी का समझना, जो लोग देख रहे हैं हमारे दर्शक, कि कार्डियक अरेस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो बन रहा है आजकल के, एक तो अपना कोविड के बाद जो पूरे बदन के अंदर इन्फ्लामेशन हुई, सूजन आया, जो हमारा बदन पहले था, शरीर था, उसकी फिटनेस बिल्कुल नहीं रही वैसी जो कोरोना के पहले रहती थी।
इसका प्रभाव पड़ा। दूसरा, एक्सरसाइज टॉलरेंस हम नहीं जानते कि हर एक शरीर के अंदर अपने एक्सरसाइज करने की कार्य क्षमता है, आपके हार्ट के अंदर पंपिंग करने की क्षमता है, वो कितना कर सकता है, और ये हर एक व्यक्ति का अलग होता है। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि अगर हमें देखा कि हमारे दोस्त ने तो यार 100 पुशअप्स मारे हैं, मैं तो 150 कर दूंगा, उसने देखा है कि वो 20 केजी उठाता है, हम तो 30 केजी उठा लेंगे। ऐसा हो सकता है कि उसकी बनावट, उसका जो टॉलरेंस हो अलग हो, आपका अलग है, इस पर आप ध्यान नहीं देते। वो अलग न्यूट्रिशन खान पान कर रहा है, आप अलग कर रहे हो। और सबसे ज़्यादा ऐसा देखा गया है कि जो लोग ज़्यादातर ऐसे मील्स ले रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक्स ले रहे हैं, ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जो जनरली पहले नहीं ली जाती थी, उसका भी बहुत ज़्यादा व्यापक प्रभाव पड़ा है कि आपके हार्ट की मसल सब कमज़ोर हो रही हैं। और ये बहुत एक छोटा सा सिंपल सा ट्रुथ है जिससे हम अभी तक अवेयर नहीं है कि जो हमारे मांसपेशियां हैं उसके अंदर अपना कार्य क्षमता करने का एक ताकत होता है। जैसे आपके अंदर हाथ है, आप 5 केजी उठा सकते हो, 10 केजी उठा सकते हो, जिसकी जैसी कैपेसिटी। हार्ट की भी पंपिंग कैपेसिटी, हार्ट के भी मसल्स में अपनी ताकत होती है, और ये हर व्यक्ति की अलग है। उम्र के हिसाब से मोटा मोटी एक अंदाज होता है, इतना है। लेकिन कोविड के बाद जो प्रभाव आया उसका सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव यही है कि कार्डियक अरेस्ट बहुत ज़्यादा दिखने को मिल रहे हैं, और लोगों का इस बाबत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि कार्डियक अरेस्ट के लिए आपको अपने एक्सरसाइज कैपेसिटी को जानना है, हेल्थ पे काम करना है, न्यूट्रिशन पे काम करना है, और साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस अरेस्ट के समय कैसे उसको इमरजेंसी CPR दे करके बचाया जा सके, ये पब्लिक को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप CPR की ट्रेनिंग भी देते हैं, बहुत सारे लोगों को आपने दिया भी है, तो मेरा एक पहले सवाल है कि CPR पर्टिकुलर होता क्या है और दिया कैसे जाता है? और सेकंड क्वेश्चन भी मैं पुट कर लेती हूँ कि CPR क्या आम लोगों को इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए? क्या ये आज के समय की ज़रूरत बन गई है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है CPR, और ये एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसा तरीका है, प्रक्रिया है जिसको जानने से आप अगर कहीं भी हो, जिसको आप अच्छे से जान रहे हो, सही से करो, तो एक पेशेंट की जीवन हानि को बचाया जा सकता है। सपोज़ आप बस स्टैंड में, आप रेलवेज़ के अंदर ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में, एयरपोर्ट पे हो, अचानक से कोई मूर्छित होकर गिर जाए, उस समय लोग हिलाने लगते हैं, पानी मारते हैं, ये चीज़ें जो जनरली होती है देखते हैं, नब्ज़ देखते हैं। लेकिन अगर उनका CPR किया जाए, अगर उसकी नब्ज़ देख ली, एक बार चल रहा हो, तो उससे 20 मिनट, 10 से 15 मिनट के अंदर आपने कर लिया CPR, तो उसके बचने की संभावनाएं 5 गुना से ज़्यादा हो जाती हैं अगर उसको कार्डियक अरेस्ट या हार्ट स्ट्रोक हुआ है। इवन ऐसा देखा गया है कि ब्रेन स्ट्रोक के जो मामले हैं, जिसको पैरालिसिस होती है पेशेंट्स को, इस्चेमिक ब्रेन स्ट्रोक है, उसमें अगर CPR को हमने 10 से 15 मिनट के अंदर किया तो पैरालिसिस के इफेक्ट को भी कम किया जा सकता है जो बॉडी में है, क्योंकि ब्रेन सेल्स के अंदर ऑक्सीजन बाधित नहीं होती। और CPR का सबसे सिंपल तरीका है समझने का, जो हम लोग देखते हैं, चेस्ट कंप्रेशंस के साथ साथ माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। 30 चेस्ट कंप्रेशंस करते हैं, 30, और उसके बाद एक बार माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करते हैं। टेक्निक बहुत सिंपल है, आपको पेशेंट को रिलैक्स करना है, पूरे उसे सुपाइन पोजीशन में सीधा स्ट्रेट रखना है उसके पैरों को, और उसके ऊपर के अगर बटन्स हैं, शर्ट वगैरह को हल्का सा खोल देना है, देखना है उसके नर्व्स इत्यादि को देखना है चल रहा है कि नहीं। उसके बाद जब भी आप करें तो आपका जो डोमिनेटिंग हैंड है वो ऊपर रहना चाहिए, ताकि आप उसके ज़रिए पुश करो। अगर आप राइट हैंडेड हो तो राइट हैंड को ऊपर रखना है और लेफ्ट को फिक्स करना है। हम लोग गलती क्या करते हैं ना कि हम लोग अपने हाथों को उठा करके करते हैं, जो नीचे के त्वचा से मरीज़ के चिपका हुआ होना चाहिए उसको उठा देते हैं, तो वो प्रेशर नहीं जाता कि एयर आ जाता है। तो नीचे वाला हाथ आपका छाती से पेशेंट के चिपक के रहेगा, ऊपर का हाथ ऐसे रहेगा, और प्रेशर को इस एरिया से देना है, ऐसे ऐसे पंप करना होता है पेशेंट के छाती पे। पोजीशन क्या होती है, तो ये जो दोनों आपके चेस्ट के निपल्स हैं उसके बीचों बीच यहाँ पर करना होता है छाती के, जो आराम से आप जान सकते हो। और इसको करते समय ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि 30 कंप्रेशन करना है। कंप्रेशन के समय आपका जो आर्म है, एल्बो पूरा सीधा होना चाहिए, और इसके बाद आपका पूरा प्रेशर उस पर लगाना है कि कम से कम 1 से 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तक भी वो चेस्ट जो है पूरा कंप्रेस करे, क्योंकि ये कार्टिलेजेस है तो इतना दबता है, तभी हार्ट पंपिंग शुरू करेगी, और जो ऑक्सीजन अभी तक आपके ब्रेन में नहीं जा रहा था, हार्ट के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, तो वो पहुंचना शुरू होगा, जिसका प्रभाव पड़ेगा कि पेशेंट मूर्छित अवस्था से बहुत ज़्यादा जल्दी होश में आ सकता है और उसकी जीवन हानि को बचाया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए कितने अच्छे से आपने हमें अवेयर कर दिया है। और बेसिकली हमने देखा है बहुत सारे लोग एफर्ट तो करते हैं, लेकिन चूंकि उनको पर्टिकुलर पता नहीं है कि करना कैसे है, तो कई बार उनके प्रयास असफल भी हो जाते हैं। लेकिन आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खास तौर पर CPR की जो जानकारी दी काफ़ी इफेक्टिव है। मैम, हम आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल लेंगे, क्योंकि सर ने काफ़ी बातें हमें बताई हैं। आपसे मेरा सवाल थोड़ा सा हेल्थ से ही जुड़ा हुआ है। हम देखते
देखते हैं कि आप बैंकिंग से जुड़ी हुई हैं, आप अपने बच्चों को देख रही हैं, आप फैमिली को भी देख रही हैं, लेकिन हमारे देश में बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपने हेल्थ को उतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं देती हैं। आप ऐसी लड़कियों को क्या सुझाव देंगी? हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप उस जर्नी में हैं जहां आपने सब कुछ देख लिया है, तो क्या सुझाव है आपके महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए? जी बिल्कुल, हेल्थ आज के दिन के लिए अगर हम कहें तो एक्चुअल में आपका जो वो प्रवर्ब है हेल्थ इज़ वेल्थ, ये बहुत ही सही है। क्या होता है ना, लड़कियों के केस में अगर हमने शुरुआत से ही अपने हेल्थ को लेकर अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे तो क्योंकि आगे चलकर हम एक पूरी जनरेशन तैयार करते हैं और इसका असर हमारे जनरेशन पर भी पड़ सकता है। तो लड़कियों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आज आपको अपने लिए जागरूकता बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आपको सही समय पे अपने हेल्थ को लेकर सजग बनना इसलिए ज़रूरी है ताकि आगे चलकर आपको बहुत सारी ऐसी महिलाओं से रिलेटेड बीमारियां हैं, जैसे यूट्राइन फाइब्रॉइड होता है, ओवेरियन सिस्ट होता है, इन सब चीज़ों का एक बहुत बड़ा कारण आपका लाइफस्टाइल है। तो ये बहुत यंगर जनरेशन से ही आपको अपने हेल्थ के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा, तभी जाकर आप आगे चलकर अपने परिवार के प्रति और एक अच्छे इंडिविजुअल के मतलब तरह से अपने हेल्थ को संभाल पाएंगी। इसका असर ताकि आने वाले आपके जनरेशन पे ना पड़े, इसको लेकर आपको अपने 20 साल की उम्र से ही बहुत जागरूक रहना पड़ेगा। आप अच्छा खाइए ताकि खून वगैरह की कमी कभी ना हो। जनरली लेडीज़ एनेमिक हो जाती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है, जो आगे चल के बहुत तरीके की दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ती है। और इन सब चीज़ों का एक ही इलाज है कि आप शुरू से जागरूक रहिए अपने हेल्थ के प्रति। अब थोड़ा सा आपकी बैंकिंग से जुड़े सवाल ले लेते हैं मैम। एक बहुत सवाल बड़ा है फ्रॉड का। हमने देखा है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं या पुरुष भी हैं, जब वो खाता वगैरह खुलवा लेते हैं तो उसके बाद कई मैसेज हो सकता है बैंक की तरफ से आते होंगे या कॉल्स आते होंगे, लेकिन इसी बीच में फ्रॉड करने वाले ताक लगा के बैठे होते हैं। तो वो फ्रॉड है या बैंक ने मैसेज कॉल किया है, कैसे मालूम पड़ेगा? कोई खास तरीका है जिससे हम ये मालूम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, उन सभी आपकी सभी दर्शकों को सबसे पहले तो मैं ये जागरूकता के लिए बताना चाहूँगी, बैंक कभी भी आपसे किसी प्रकार का OTP फ़ोन पर नहीं मांगता है। किसी भी काम के लिए, किसी भी प्रकार के लिए काम के लिए किसी को भी अपना OTP कभी भी शेयर ना करें। अगर आप कभी भी आपको लगता है कि आपको कोई मैसेज आया है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो हमारा सुझाव यही रहेगा कि आपका जो निकटतम ब्रांच शाखा है, आप जाइए, वहाँ शाखा प्रबंधक या जो भी शाखा से जुड़े लोग हैं, जो पदाधिकारी वहाँ हैं, उनसे संपर्क करिए। KYC हो, जो कि सबसे बेसिक चीज़ है। अपना आधार, पैन जैसी बेसिक जो डिटेल्स हैं वो कभी भी फ़ोन पर किसी के साथ शेयर ना करें। और OTP तो खास करके ध्यान रखना है कि किसी भी काम के लिए OTP कभी भी शेयर ना करें, क्योंकि जितना ये साइबर क्राइम से रिलेटेड जो केसेस आते हैं, ये तभी आपका हो पाता है जब आपने कहीं ना कहीं उससे अपना पिन, अपना OTP, मोबाइल नंबर, ये सारी आपकी गोपनीय जो सूचनाएँ होती हैं वो कहीं ना कहीं उनसे शेयर की होती हैं। करेक्ट, आपने कहा कि हमें अपनी पर्सनल जानकारियाँ किसी को भी नहीं देनी है। और बैंक, आपने बहुत अच्छी बात बताई मैम कि बैंक कभी खुद इस तरह के मैसेज या कॉल्स नहीं करता है। बहुत अच्छी बात। मैम, एक आखिरी सवाल आपसे लूँगी। बहुत सारी लड़कियाँ हैं, आपसे प्रेरित हो रही हैं, तो आर्थिक क्षेत्र में वो आगे बढ़े, क्या मोटिवेशन देंगी आप उनको? पहले तो मैं बोलूँगी बिल्कुल आप एज अ जॉब भी आप चाहें तो बैंकिंग सेक्टर चुन सकती हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो आपको इससे फ़ायदा होगा वो होगा फिनेंशियल लिटरेसी। सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए, आपके आने वाले समय के लिए। फिनेंशियल लिटरेसी से आपको एक समझ आ जाएगी आपको कितना बचाना है, कितना खर्चा करना है, और आप आर्थिक रूप से अपने ऊपर काफ़ी आत्मनिर्भर हो जाती हैं। तो इस कदम में अगर आप बैंक ज्वाइन करती हैं या नहीं भी करती हैं, आप अपने करियर के रूप में भी बैंक को देख सकती हैं, आप अपने व्यवसाय के रूप में भी बैंक से प्रेरित हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर आपका फिनेंशियल लिटरेसी काफ़ी बढ़ता है, और जो कि एक बहुत, क्योंकि हम लोग पुरुष प्रधान प्रदेश से हमेशा हमें जाना गया है, तो अगर महिलाएं जितना ज़्यादा सामने आएंगी वो आत्म रूप से निर्भर हो पाएंगी, इस तरह से आर्थिक रूप से निर्भर हो पाएंगी, आत्मनिर्भर हो पाएंगी, अगर वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखती हैं। बहुत खूब। सर, आपसे भी एक आखिरी सवाल लूँगी। बहुत सारे जो हमारे युवा हैं और प्रेरित होना चाहते हैं आपसे, क्योंकि किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उस फील्ड में समाज को कुछ नहीं दे रहे हैं अलग से, तो मुझे लगता है वो काम शायद सफल नहीं कहा जाएगा। क्या है आपके विचार, और युवाओं को इसके लिए कैसे प्रेरित करेंगे कि अपने अपने फील्ड से कुछ वक्त समाज सेवा के लिए भी निकाले, जैसे आप निकाल रहे हैं? जी, समाज शुरू होता है हमारे आसपास के, हमारे पड़ोसियों से समाज शुरू होता है, उसके बाद हमारे गांव कस्बे से, और फिर उसके बाद शहर से, मोहल्लों के बाद।
तो जब समाज सेवा की भावना हमारे अंदर आएगी तो ये मायने नहीं रखता कि आप कितने धनी हैं, आपके पास धन का अभाव है, आप समाज सेवा के लिए लोग समझते हैं कि हज़ारों सैकड़ों रुपए लगते हैं। आप श्रम दान करिए। जैसे शनिवार को मैं कुछ अंश बताना चाहूँगा सारांश में। शनिवार को जो व्यक्ति हैं, हंगर जो होता है, हम कैंप लगाते हैं, मैं और सुकृति मिल करके गांधी मैदान SBI ATM के पास। शनिवार के शनिवार हम लोग ऐसे लोगों को भोजन कराते हैं जिन लोगों को अभाव होता है, जनरली जो मजदूर वर्ग के हैं, जहाँ दिक्कतें पेश आती हैं, हर शनिवार को। इसके साथ साथ हमने व्यस्त जीवन में से, जैसे सुकृति फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए काम करती हैं, सिलाई मशीन इत्यादि देने का हमने प्रयास किया है। वैसे लेडीज़ को पहुंचाएं जिनके पास कला है लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है, तो सुकृति और मैं मिलकर प्रयास करते हैं माध्यम से। CPR की जैसे हमने बात करी थी परिचर्चा, उस चर्चा में DGP सर जो अभी बिहार के वर्तमान DGP हैं, उनके सहयोग से हमने सारे 40 डिस्ट्रिक्ट में, ज़िलों में जितने वहाँ के पुलिस स्टेशंस हैं और पुलिस के जितने पर्सनल हैं, उनको ट्रेनिंग देने की CPR की गुजारिश पेश की और उन्होंने अप्रूवल भी दिया। वो ये ट्रेनिंग शुरू भी हो चुकी है गोपालगंज, और साथ साथ जो हमारा मोतिहारी है यहाँ हो भी चुका है। दोनों जगह के SP ने काफ़ी सहयोग दिया था, SP सर लोगों ने। तो ये चीज़ें जो आप करते हो ना, तो ये चीज़ें जो आपको आत्मसंतुष्टि देती हैं, वो आत्मसंतुष्टि ही समाज सेवा को प्रेरित करनी चाहिए। न कि आप सोचो कि अगर मैं डॉक्टर हूँ, सुबह से शाम तक बैठ करके अपनी पेमेंट आ ही रही है और मैं घर पर बैठ करके सुख शांति से घूमूं फिरूं, इसकी क्या ज़रूरत। तो वो कभी ख़त्म नहीं होता, ज़रूरतें ख़त्म नहीं होती। प्रयास करना है कि समाज को क्या दे करके हम जाएं। अगर एक जीवन मिला है तो हम क्या कर पाएँ दूसरों के लिए जिसमें अपना स्वार्थ ना जुड़ा हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत खूब। आप दोनों मिलकर ना सिर्फ समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि आप एक ऐसी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं जो आम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप दोनों ने जो हमें तमाम बातें बताई हैं, हम ज़रूर मोटिवेट हुए हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मुलाकात करके, और मुझे तो बहुत मज़ा आया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप दोनों कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी हमसे बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।